1980 अमेरिका में एक छोटा सा ग्रुप एलएल रिसर्च इतिहास का सबसे बड़ा आध्यात्मिक प्रयोग करने जा रहा था। इस ग्रुप में 3 लोग थे। डॉन एल्किंस, जो एक फिजिसिस्ट थे जिन्हें यूएफओ फेनोमिना जैसी चीज़ों में गहरी रुचि थी। फिर थी कार्ला रुएकर्ट, जिनमें नेचुरल साइकिक एबिलिटीज़ थीं, खासकर ट्रांस चैनलिंग की, यानी लगभग समाधि में किसी उच्च चेतना से संपर्क करने की। और तीसरे थे जिम मैककार्टी, जिनका काम रिकॉर्डर का था। वो जो कुछ भी सेशन में होता था उसे ठीक वैसे ही लिखते थे जिससे कोई भी डिटेल छूट ना जाए। फिर 1981 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे एक्सपेरिमेंट को एक अलग दिशा दे दी। पहली बार कार्ला एक बहुत डीप ट्रांस स्टेट में गई, लेकिन ये कोई साधारण ट्रांस नहीं थी। ये इतनी गहरी अवस्था थी कि उनका कॉन्शियस माइंड पूरी तरह अलग हो गया। जैसे कुछ समय के लिए आप पीछे हट जाते हैं और कोई दूसरी उपस्थिति उस जगह को भर देती है। और उसी अवस्था में एक एंटिटी ने कम्युनिकेट करना शुरू किया। उन्होंने अपना नाम बताया, रा। I am Ra. सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि रा खुद को कोई इंडिविजुअल बीइंग नहीं कहते थे। उन्होंने खुद को एक सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स बताया, यानी ऐसी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जहाँ कई बीइंग्स मिलकर एक शेयर्ड माइंड बन जाते हैं। वहाँ अलग अलग सोच की बजाय एक यूनिफाइड अवेयरनेस होती है। यहाँ ये रहस्य और गहरा होने लगता है। रा के अनुसार वो 6th डेंसिटी से थे, यानी चेतना के विकास का एक बहुत एडवांस स्तर, जहाँ कॉन्शियसनेस काफ़ी विकसित हो चुकी होती है। अब सवाल ये उठता है कि ये सेशन आखिर होते कैसे थे। ये कोई रैंडम प्रक्रिया नहीं थी, हर चीज़ बहुत अनुशासन के साथ की जाती थी। डॉन एल्किंस सवाल पूछते थे, रा कार्ला के जरिए जवाब देते थे, और जिम मैककार्टी हर शब्द को सावधानी से लिखते थे। इन सेशन की कुछ रिकॉर्डिंग भी हुई थी जो आज भी यूट्यूब पे मौजूद हैं। और ये सिर्फ कोई 1-2 सेशन की बात नहीं थी। 1981 से 1984 तक करीब 106 सेशन हुए, यानी ये अस्तित्व के रहस्यों और चेतना को समझने की एक लगातार चलने वाली घटना थी। इन्हें लॉ ऑफ वन, रा मटेरियल के नाम से जाना जाता है। असल में रा वही तौत हैं जिन्होंने एमराल्ड टैबलेट जैसा महान ज्ञान दिया था। हालांकि यहाँ वो अपनी तरफ से इसका कुछ भी नहीं बताते, बस डॉन एल्किंस के सवालों का जवाब देते हैं जो इन सेशन में मौजूद हैं। मैंने खुद ये 106 सेशन पढ़े हैं और इनमें दी गई जानकारी वास्तव में बहुत ही अमेजिंग है। रा के अनुसार वास्तविकता कई स्तरों पे काम करती है, जो अल्टीमेट सोर्स से जन्मी है, जिसे रा द वन इन्फिनिट क्रिएटर कहते हैं। ये कोई अलग बैठे हुए भगवान नहीं है, बल्कि वही मूल चेतना है जिसे सब कुछ जन्मा है। उसी सोर्स से निकलती है इंटेलिजेंट एनर्जी, यानी ऐसी शक्ति जो सिर्फ ऊर्जा नहीं बल्कि अपने भीतर एक तरह की बुद्धिमत्ता और दिशा भी रखती है, जिन्हें हम प्रतीक के रूप में ब्रह्मा कहते हैं। और फिर उसी इंटेलिजेंट एनर्जी से पूरी क्रिएशन बनती है। ये ब्रह्मांड, ये शरीर, मन, सब कुछ उसी का विस्तार है। रा ने इसके अलावा बहुत सारे गूढ़ रहस्य खोले हैं। मैंने हर मेन पॉइंट के अलग अलग चैप्टर बनाए हैं जिससे आपको सब समझ में आ जाए। बस आप ध्यान से सुनना। रा के अनुसार अस्तित्व कोई सीधी रेखा नहीं है, बल्कि चेतना के धीरे धीरे होने वाले विकास की एक यात्रा है। इस पूरी प्रक्रिया को वो डेंसिटीज़ के माध्यम से समझाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, ये डेंसिटीज़ कोई भौतिक जगह नहीं है जहाँ कोई शरीर लेके जाता हो। ये चेतना के स्तर हैं, अवेयरनेस की अलग अलग परतें। तो सबसे पहली होती है फर्स्ट डेंसिटी, जहाँ केवल मूल तत्व मौजूद होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। यहाँ पे अभी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं होती, बस अस्तित्व की शुरुआत होती है। चेतना बहुत सूक्ष्म रूप में होती है, जैसे क्रिएशन अपने पहले कदम ले रहा हो। इसके बाद आती है सेकंड डेंसिटी, जहाँ जीवन विकसित होना शुरू होता है। यहाँ पेड़ पौधे और जीव जंतु आते हैं। यहाँ ग्रोथ है, मूवमेंट है, लेकिन अभी पूरी सेल्फ अवेयरनेस जागी नहीं होती। इस डेंसिटी में जीवन बह रहा होता है, लेकिन इनमें मैं कौन हूँ जैसा प्रश्न अभी पैदा नहीं हुआ है। फिर आती है थर्ड डेंसिटी, और यही वो अवस्था है जहां हम अभी मौजूद हैं। यही वो स्तर है जहां पहली बार इंसान अपने अस्तित्व के बारे में सवाल पूछता है।
मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, मुझे किस दिशा में जाना है। यहीं सेल्फ अवेयरनेस जन्म लेती है। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ आती है जो सबसे महत्वपूर्ण है, चॉइस। और यहीं पूरी जर्नी का सबसे निर्णायक मोड़ शुरू होता है, क्योंकि इस स्तर पे ये तय होता है कि चेतना आगे किस दिशा में विकसित होगी। इसके बाद आती है फोर्थ डेंसिटी, जिसे राग, प्रेम और समझ की अवस्था कहते हैं। यहाँ सेपरेशन धीरे धीरे कम होने लगता है, दूसरों को खुद से अलग देखने का भाव कमज़ोर पड़ने लगता है और एकत्वम की भावना गहरी होने लगती है। फिर आती है फिफ्थ डेंसिटी, विजडम यानी प्रज्ञा की अवस्था। यहाँ चेतना और स्पष्ट हो जाती है, समझ और गहरी हो जाती है, चीज़ों को बिना इमोशनल डिस्टॉर्शन के देखा जाता है। यहाँ क्लैरिटी होती है, एक शांत और स्थिर समझ। इसके बाद आती है सिक्स्थ डेंसिटी, यूनिटी की अवस्था। यहाँ अलगाव लगभग खत्म हो जाता है, सब कुछ एक ही चेतना का हिस्सा महसूस होने लगता है। रा के अनुसार वो खुद इसी स्तर पे एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ कई चेतनाएं मिलके एक यूनिफाइड अवेयरनेस यानी सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स बन जाती हैं। और अंत में आती है सेवेंथ डेंसिटी, जहाँ पूरी यात्रा फिर से सोर्स में विलीन हो जाती है, जैसे एक पूरा चक्र समाप्त होकर फिर उसी मूल चेतना में लौट जाता हो जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। हालांकि इसके आगे नेति नेति जैसी बात है, लेकिन सबसे खास बात वो नहीं है। ये समझना है कि हम अभी कहाँ खड़े हैं। असल में हम अभी थर्ड डेंसिटी में हैं और यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है चॉइस। यहीं आपको तय करना होता है कि आप किस दिशा में इवॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि आगे की पूरी यात्रा उसी एक निर्णय पर आधारित होती है। यहाँ क्लैरिटी बहुत कम होती है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा, हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, कामनाएं हैं, फिर भी चॉइस आपको ही करनी होती है। हालांकि रा कहते हैं कि मानवता का कुछ हिस्सा चौथी डेंसिटी में हार्वेस्ट करने के करीब है, और क्योंकि ग्रह की भी अपनी डेंसिटी होती है तो पृथ्वी अभी चौथी डेंसिटी में शिफ्ट हो रही है, कह सकते हैं सतयुग की तरफ। अभी हमने बात की थी कि थर्ड डेंसिटी यानी जिस अवस्था में हम अभी मौजूद हैं उसका सबसे बड़ा उद्देश्य है चॉइस करना। लेकिन सवाल ये है कि चॉइस किस चीज़ की? दो रास्तों की। पहला रास्ता है सर्विस टू अदर्स यानी STO। इस पाथ में कॉन्शियसनेस धीरे धीरे प्रेम, करुणा और यूनिटी की तरफ बढ़ती है। यहाँ इंसान दूसरों को खुद से अलग नहीं देखता, बल्कि उन्हें अपने ही विस्तार की तरह महसूस करने लगता है। दूसरा रास्ता है सर्विस टू सेल्फ यानी STS। यहाँ फोकस होता है पावर, कंट्रोल और डोमिनेशन पर। इस पाथ में भी ग्रोथ होती है, कॉन्शियसनेस इवॉल्व भी करती है, लेकिन उसकी दिशा अलग होती है। यहाँ अलगाव को और मजबूत किया जाता है, दूसरों पर प्रभाव और कंट्रोल के जरिए एवोल्यूशन की कोशिश होती है। अब यहाँ ये बात बहुत सरप्राइजिंग लग सकती है। रा के अनुसार दोनों मार्ग अस्तित्व में हैं और दोनों एवोल्यूशन के रास्ते हैं। हम आमतौर पर चीज़ों को सही और गलत के रूप में देखते हैं, लेकिन रा कहते हैं कि यूनिवर्स जजमेंट के आधार पे नहीं चलता, वो एक्सपीरियंस और लर्निंग के आधार पे चलता है। रा के अनुसार चाहे रास्ता कोई भी हो, अंततः हर चेतना को यूनिटी की तरफ लौटना ही पड़ता है। रा के अनुसार हायर सेल्फ कोई अलग एंटिटी नहीं है, कोई बाहर बैठी हुई स्पिरिचुअल बीइंग नहीं, वो आप ही हो, लेकिन आपका एक फ्यूचर वर्जन। रा इसे सिर्फ मेटाफर की तरह नहीं बताते। रा के अनुसार आपका एक इवॉल्व्ड वर्जन पहले से एग्जिस्ट करता है सिक्स्थ डेंसिटी में, जहाँ कॉन्शियसनेस काफ़ी रिफाइंड हो चुकी होती है, जहाँ क्लैरिटी है, यूनिटी है और एग्जिस्टेंस की बहुत गहरी समझ है। और वही हायर सेल्फ आपको गाइड करता है, लेकिन ये गाइडेंस किसी ड्रामेटिक तरीके से नहीं आती, कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। ये बहुत सूक्ष्म तरीक़ों से काम करती है, कभी अंतर्दृष्टि के रूप में और कभी सिंक्रोनिसिटीज़ के रूप में। यानी आपको जो भी जानना है उसमें आपका ही हायर सेल्फ मदद करता है और ऐसे लोगों से मिलाता है। जैसे पिछले वीडियो में बताया था, शाश्वत स्तर पे सब कुछ एक साथ एग्जिस्ट करता है, मतलब फ्यूचर पहले से ही मौजूद है और वही फ्यूचर वर्जन आपको गाइड कर रहा है। फिर भी हायर सेल्फ फोर्स नहीं करता, क्योंकि चॉइस हमेशा मौजूद रहती है। हाँ, हायर सेल्फ रास्ता दिखा सकता है,
मतलब ये कितना अजीब है। आपका ही एक वर्जन जो संबुद्ध है, वो लगातार आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि आप वास्तव में कौन हो और आपके अंदर क्या संभावना छुपी हुई है। अब यहाँ रा वास्तविकता का एक अनोखा पहलू सामने लाते हैं। लॉ ऑफ वन के अनुसार जिस दुनिया में हम अभी जी रहे हैं उसे कहा जाता है स्पेस टाइम, यानी ये भौतिक वास्तविकता जहाँ स्पेस डोमिनेंट है। शरीर सॉलिड महसूस होता है और समय लीनियर तरीके से चलता हुआ दिखाई देता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। लेकिन वास्तविकता का एक और एस्पेक्ट भी है जिसे वो टाइम स्पेस कहते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई अलग प्लैनेट या डायमेंशन नहीं है। ये वास्तविकता का एक इन्वर्टेड लेयर है, जैसे मिरर इमेज। जहाँ हम अभी मौजूद हैं वहाँ मैटर डोमिनेंट है, शरीर मुख्य है और कॉन्शियसनेस सीमित महसूस होती है। लेकिन टाइम स्पेस में ये पूरा संतुलन अलग हो जाता है। वहाँ कॉन्शियसनेस डोमिनेंट होती है और भौतिक रूप लगभग विलय हो जाता है। रा के अनुसार जब शारीरिक मृत्यु होती है तो आत्मा इसी टाइम स्पेस लेयर में शिफ्ट करती है। वहाँ कॉन्शियसनेस अपने पूरे जीवन को रिव्यू करती है, देखती है कि क्या सीखा, क्या समझा और क्या अभी अधूरा रह गया। इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे एक पॉज मिल जाता है जहाँ भौतिक भ्रम नहीं होते, सिर्फ अवेयरनेस होती है और फिर उसी समझ के आधार पे आगे की यात्रा तय होती है। अगला जन्म या कॉन्शियसनेस का अगला स्टेप, इसका मतलब डेथ कोई अंत नहीं है, वो सिर्फ एक ट्रांजिशन है, एक शिफ्ट स्पेस टाइम से टाइम स्पेस में। रा के अनुसार पूरा ब्रह्मांड चेतना और जीवन से भरा हुआ है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, हर सभ्यता एक जैसी नहीं होती। अलग अलग बीइंग्स अलग अलग डेंसिटीज पे अस्तित्व में हैं। कुछ ऐसी अवस्थाओं में हैं जहाँ अवेयरनेस अभी बहुत सीमित है और कुछ ऐसी चेतनाएं भी हैं जो एवोल्यूशन में हमसे बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। रा कहते हैं कि हायर डेंसिटी बीइंग्स वैसे नहीं होते जैसे हम फिल्मों में एलियंस को देखते हैं, किसी भौतिक प्राणी की तरह। जैसे जैसे कॉन्शियसनेस इवॉल्व होने लगती है, फिजिकल फॉर्म की आवश्यकता धीरे धीरे कम होने लगती है। इसीलिए हायर डेंसिटीज में बीइंग्स ज़्यादा सूक्ष्म रूप में अस्तित्व में रहते हैं, एनर्जी या लाइट कॉन्शियसनेस की तरह। उनका अस्तित्व फिजिकल मैटर से कम और अवेयरनेस से ज़्यादा जुड़ा होता है। रा खुद को एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कॉन्शियसनेस के रूप में प्रस्तुत करते हैं, एक ऐसी अवेयरनेस जो फिजिकल लिमिटेशन से बहुत आगे निकल चुकी है। यही वजह है कि इंसान इन बीइंग्स को वैसे डिटेक्ट नहीं कर पाते जैसे किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट को करते हैं, क्योंकि पॉसिबल है कि वो उस रियलिटी लेवल पे एग्जिस्ट ही ना करते हों जहां हमारी सामान्य परसेप्शन काम करती है। वो यूएफओ के बारे में कहते हैं कि ज़्यादातर यूएफओ जो आप देखते हो वो आपके लोगों द्वारा ही बनाई गई हैं, जिसकी जानकारी लगभग 1500 लोगों तक सीमित है। लॉ ऑफ वन की ये बात बहुत से लोग महसूस करते हैं। रा के अनुसार कुछ लोग इस पृथ्वी पे ऐसे भी हैं जिनका मूल ओरिजिन हायर डेंसिटीज से है, यानी उनकी कॉन्शियसनेस इस ग्रह के सामान्य विकास क्रम से आगे की हो सकती है और वो यहाँ सर्विस टू अदर्स के लिए आए हैं। ऐसी आत्मा पृथ्वी पर इसीलिए जन्म लेती है ताकि मानवता की सहायता कर सके, कंपैशन और सामूहिक चेतना को बढ़ाने में। ध्यान दें, ये अवतार की बात नहीं है, क्योंकि जब ये पृथ्वी पे जन्म लेते हैं तो यहाँ जन्म लेने वालों की तरह वो भी सब कुछ भूल जाते हैं। वो कहाँ से आए हैं, उनका उद्देश्य क्या था और उनकी वास्तविक पहचान क्या है। यहीं से उनकी स्ट्रगल शुरू होती है। कई बार ऐसे लोग बचपन से ही एक अजीब फीलिंग महसूस करते हैं, जैसे वो इस दुनिया में कोई अजनबी हो। कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है, लेकिन क्या मिसिंग है ये स्पष्ट नहीं होता। फिर भी वो लोगों को सिखाते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान या कोई बड़ी खोज उनसे आ सकती है। लॉ ऑफ वन के अनुसार पिरामिड एनर्जी डिवाइसेस थे। उन्होंने खुद एंशियंट इजिप्ट में पिरामिड्स के डिज़ाइन को लेकर गाइडेंस दी थी। अब पहली बार सुनने में ये क्लेम थोड़ा अनबिलीवेबल लग सकता है, लेकिन रा इसे किसी फिजिकल कंस्ट्रक्शन वर्क की तरह नहीं बताते।
उनके अनुसार ये एक तरह का नॉलेज ट्रांसफ़र था, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग जो कॉन्शियसनेस और एनर्जी के सिद्धांत पे आधारित थी। इन पिरामिड्स का वास्तविक पर्पज हीलिंग और कॉन्शियसनेस को एक्सेलरेट करना था। रा के अनुसार पिरामिड की शेप कोई रैंडम आर्किटेक्चर नहीं है, उसकी ज्यामितीय ऊर्जा को एक विशेष तरीके से फोकस करती है, खासकर उसके ऊपर के हिस्से में, केप स्टोन में, जहाँ सूक्ष्म ऊर्जा कॉन्सेंट्रेट होने लगती है। इसीलिए पिरामिड के अंदर मेडिटेशन या हीलिंग करना बहुत पावरफुल माना जाता था। जैसे एक लेंस सूर्य की रोशनी को एक बिंदु पे केंद्रित कर देता है, उसी तरह पिरामिड अवेयरनेस और एनर्जी को फोकस करता था। हालांकि अब ये काम नहीं करते हैं। अब रा एक ऐसी बात सामने लाते हैं जो थोड़ी अनकंफर्टेबल लग सकती है, लेकिन लॉ ऑफ वन उसे बहुत स्पष्टता के साथ देखता है। ये टीचिंग सिर्फ लव और लाइट की बात नहीं करती, बल्कि डार्कनेस को भी उसी ऑनेस्टी से समझने की कोशिश करती है। और यहीं पे आता है ओरायन ग्रुप। रा के अनुसार ओरायन ग्रुप ऐसी चेतनाओं का एक कलेक्टिव है जो STS यानी सर्विस टू सेल्फ के मार्ग पर है। उनका उद्देश्य इन्फ्लुएंस हासिल करना और दूसरों की कॉन्शियसनेस पर कंट्रोल बनाना होता है। रा के अनुसार ओरायन टाइप एनर्जीज अक्सर सूक्ष्म तरीकों से काम करती हैं। वो हमेशा सीधे सामने आके इन्फ्लुएंस नहीं करती, बल्कि डर, अलगाव और मैनिपुलेशन के माध्यम से काम करती हैं, क्योंकि जहां अवेयरनेस कम होती है वहां इन्फ्लुएंस और कंट्रोल आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ सबसे गहरी बात, रा कहते हैं ये भी लॉ ऑफ वन का हिस्सा है, यानी डार्कनेस भी अल्टीमेटली उसी यूनिटी में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि उसके बाहर जैसा कुछ नहीं है। रा के अनुसार सर्विस टू सेल्फ पाथ भी अंततः एक पॉइंट पर यूनिटी में ही विलय हो जाता है, क्योंकि अलगाव हमेशा के लिए बना नहीं रह सकता। अंत में हर कॉन्शियसनेस को यूनिटी की ओर लौटना ही पड़ता है। हालांकि जहां एक तरफ ओरायन ग्रुप है, वहीं दूसरी तरफ कॉन्फेडरेशन है। कॉन्फेडरेशन शंभाला से भी जुड़ी है, कॉन्फेडरेशन ऑफ प्लैनेट्स इन सर्विस ऑफ द इन्फिनिट क्रिएटर, जिसके बारे में लॉ ऑफ वन में बताया गया है। और रॉ खुद भी इसी ग्रुप का हिस्सा है। ध्यान दें, ये कोई सर्विंग फोर्स नहीं है जो आके सब कुछ ठीक कर देगी। ये बीइंग्स ह्यूमैनिटी को गाइड जरूर करते हैं, लेकिन बहुत सूक्ष्म और इनडायरेक्ट तरीके से, जिससे फ्री विल का नियम बाधित ना हो। इन्हीं में एडेप्ट भी शामिल हैं। एडेप्ट को ऐसे समझा जा सकता है जैसे कोई खिलाड़ी सिर्फ खेलना बंद कर दे और खेल के नियमों को समझकर उसे मास्टरी के स्तर पे खेलना शुरू कर दे। रा कहते हैं अवेयरनेस और इनर पावर जितनी बढ़ती है, उतनी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है। अब यहाँ रा एक बहुत सूक्ष्म बात समझाते हैं। अगर मूल सत्य परफेक्ट यूनिटी है, अगर सब कुछ एक ही सोर्स से निकला है, तो फिर ये दुनिया इतनी अस्त व्यस्त और टूटी हुई क्यों दिखती है? लॉ ऑफ वन के अनुसार मूल सत्य तो हमेशा एक ही है, प्योर यूनिटी। लेकिन जैसे ही क्रिएशन अनफोल्ड होना शुरू होता है, उसमें डिस्टॉर्शंस यानी विक्षेप आने लगते हैं। अब यहाँ डिस्टॉर्शन शब्द को गलत अर्थ में नहीं समझना चाहिए। ये कोई गलती नहीं, बल्कि वही माध्यम है जिसके जरिए एक खुद को अनेक में व्यक्त करता है। रा 3 मुख्य डिस्टॉर्शन की बात करते हैं। पहली डिस्टॉर्शन है फ्री विल, चॉइस, यानी कॉन्शियसनेस को चूज करने की आज़ादी। यही पहला मूवमेंट है जहां यूनिटी के अंदर पॉसिबिलिटीज खुलती हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस संभव होते हैं। दूसरी डिस्टॉर्शन है प्रेम, लेकिन यहाँ प्रेम सिर्फ एक इमोशन नहीं है, ये एक क्रिएटिव फोर्स है, एक ऐसी इंटेलिजेंस जो क्रिएशन को डायरेक्शन देती है, वही केओस को पैटर्न में बदलती है, वही पोटेंशियल को एक्सप्रेशन बनाती है। तीसरी डिस्टॉर्शन है प्रकाश। जब प्रेम स्वयं को मैनिफेस्ट करता है, तब प्रकाश उत्पन्न होता है, और यही प्रकाश आगे चलकर रूप, आकार, दुनिया और शरीर और बाकी बीइंग्स का निर्माण करता है। तो अगर इस पूरे फ्लो को देखा जाए तो यूनिटी से फ्री विल उत्पन्न होती है, फ्री विल से प्रेम, प्रेम से प्रकाश और प्रकाश से पूरी क्रिएशन। अब यहाँ रा एक ऐसी बात बताते हैं जो हमारी डेली लाइफ से जुड़ी है।
कैटलिस्ट। लॉ ऑफ वन के अनुसार आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो रैंडम नहीं है। हर घटना एक कैटलिस्ट है, यानी एक ऐसा ट्रिगर जो आपको भीतर से ग्रो करने का अवसर देता है। और मज़े की बात यह है कि जन्म लेने से पहले हमारे कर्मों के हिसाब से कैटलिस्ट का चुनाव होता है, ताकि इस बार हम सीख सकें और ग्रो कर सकें। अगर ये बात भीतर उतर जाए तो प्रॉब्लम्स भी अलग दिखने लगती हैं। वो एक अवसर जैसी महसूस होने लगती हैं, जो आपको उसी दिशा में पुश कर रही हैं जहां आपको इवॉल्व होना है। हर मोमेंट में आप चॉइस कर रहे हो, छोटी छोटी चॉइस, लेकिन वही धीरे धीरे आपका डायरेक्शन तय कर रही हैं। आप किस तरफ इवॉल्व करोगे, किस पोलैरिटी की ओर जाओगे, ये सब शेप हो रहा है। रा कर्म को अलग तरह से बताते हैं। कर्म कोई दंड देने की व्यवस्था नहीं है। ये कोई ऐसा नियम नहीं जहाँ कोई बाहरी शक्ति बैठ के इंसान को उसके कर्मों की सजा दे रही हो। रा के अनुसार कर्म एक संतुलन की व्यवस्था है। इंसान जो भी करता है, हर विचार, हर एक्शन, वो एक तरह की एनर्जी बन जाती है, और वो एनर्जी कहीं गायब नहीं होती, वो वापस लौटती है। लेकिन दंड देने के लिए नहीं, समझाने के लिए। अगर कोई इंसान किसी को दुख देता है, किसी को हर्ट करता है, तो वही एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में उसके पास वापस आती है, ताकि वो उसे फील कर सके, एक्सपीरियंस कर सके और सच में समझ सके कि उसने क्या क्रिएट किया था। ध्यान देना, यहाँ सबसे खास बात यह है कि ये कोई एक्सटर्नल जजमेंट नहीं है। ये पूरी प्रक्रिया कॉन्शियसनेस के अंदर ही चल रही है। आत्मा खुद संतुलन ढूंढती है, खुद समझ की तरफ बढ़ती है, और जैसे ही समझ आ जाती है, जैसे ही अवेयरनेस जागती है, उसी मोमेंट कर्मा विलय होना शुरू हो सकता है। क्योंकि जब पाठ पूरी तरह समझ लिया जाता है तो फिर उसी एक्सपीरियंस को दोहराने की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। रा के अनुसार सबसे गहरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कोई जटिल कर्मकांड नहीं है, ना ही कोई कठिन विधि। इंसान हमेशा बाहर खोजता रहता है, लेकिन जितना ज़्यादा मन लगातार दौड़ता रहता है, उतना ही ज़्यादा भीतर नॉइज़ पैदा होता है, और उसी नॉइज़ के बीच वो सूक्ष्म सत्य छिप जाता है, जिसे कॉन्शियसनेस वास्तव में खोज रही होती है। क्योंकि सत्य सिर्फ शब्दों में नहीं मिलता, वो अनुभव में प्रकट होता है। जब इंसान विचारों में उलझना बंद करके बस उन्हें ऑब्जर्व करता है, तब धीरे धीरे भीतर एक गैप बनने लगता है, और उसी गैप में पहली बार चीज़ें साफ होने लगती हैं। इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे एक झील हो। जब तक उसका पानी लगातार हिलता रहता है, तब तक उसका रिफ्लेक्शन साफ नहीं दिखाई देता, लेकिन जैसे ही पानी शांत होता है, रिफ्लेक्शन अपने आप स्पष्ट होने लगता है। वैसे ही जब मन मिटने लगता है, तो कॉन्शियसनेस पे पड़ा हुआ पर्दा भी धीरे धीरे हटने लगता है। रा की बात ध्यान देने वाली है। वो कहते हैं, अगर ये प्रयास एक तक पहुंचता है तो ये सब तक पहुंचता है। यानी कॉन्शियसनेस की यात्रा कभी सिर्फ इंडिविजुअल नहीं होती। जब एक कॉन्शियसनेस बोध को उपलब्ध होती है तो उसका प्रभाव सामूहिक स्तर पे भी पड़ता है। अच्छा, इसके लिए मेरे पास एक विज़न है, लेकिन उसकी बात कभी आगे करेंगे। बाकी आप सबने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद।